मास का क्या महत्व है उसे बताऊंगा। एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को परमाणु भार या परमाणुविक द्रव्यमान भी कहते हैं या परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। एटॉमिक मास को ए से डिनोट करते हैं। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास की क्या आवश्यकता है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक मास की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे अणुभार निकालना यानी कि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, प्रतिशत द्रव्यमान या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना, परसेंटेज संघटन ज्ञात करना, विलयन यानी कि सॉल्यूशन, रस समीकरण मिति गणना में जिसको स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इक्विलिब्रियम में, ऊष्मागतिकी में आदि में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यानी यदि आपको एटॉमिक मास ना पता हो तो आप और किसी भी प्रकार से केमिस्ट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यह ज़रूरी है कि आपको एटॉमिक मास पता हो यानी परमाणु भार पता हो। तो सबसे पहले मैं आपको परिचय दूंगा कि किस तरह से एटॉमिक मास आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिए हैं, वो है कार्बन का। कार्बन का सिंबल सी है। हमने नीचे लिखे हैं 6 और ऊपर लिखे हैं 12 और वो दोनों लेफ्ट साइड में हैं। तो आप देखें 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है और जो 12 है एटॉमिक मास है। यानी कि 6 जो है परमाणु क्रमांक है और 12 जो है परमाणु भार है। परमाणु भार को ऊपर लिखा गया है लेकिन परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है। तो हम इस तरह का सिंबल देंगे। कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि परमाणु भार जो है परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल होता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे इस कार्बन में देखो परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। तो आप देख रहे हैं कि परमाणु भार जो है परमाणु क्रमांक का जस्ट डबल है। नाइट्रोजन में देखें 7, 14, 7 से जस्ट डबल है 14। यानी नाइट्रोजन में भी परमाणु भार डबल है, परमाणु क्रमांक से डबल है। ऑक्सीजन में भी देखें, ऑक्सीजन में उसके परमाणु क्रमांक से डबल है। पर जब हाइड्रोजन में आते हैं तो परमाणु भार जो है वो परमाणु क्रमांक से डबल नहीं है, बराबर है। ये केवल हाइड्रोजन में ऐसा देखने को मिलता है कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर हो, लेकिन ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है जिसमें एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इक्वल हो। फ्लोरीन में जाते हैं तो फ्लोरीन में 9, 19 है। तो 9 एटॉमिक नंबर का अगर डबल करें तो 18 होना चाहिए, तो इसमें एक ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें उससे डबल से बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले याद रखें कि एटॉमिक मास को आप यदि याद रखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको जस्ट डबल है यह कह करके उसको डबल कर देंगे तो नहीं होगा। जैसे फ्लोरीन का याद किए, आपको परमाणु क्रमांक पता है या किसी तरह से आपने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो आप ये नहीं सोचिए कि यहाँ पर डबल से कुछ एक ज़्यादा होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें एटॉमिक मास जो है डबल से बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, यानी कि जस्ट डबल ही ना होकर के बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए हमें किन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करना है वो देखते हैं। मैं आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि एटॉमिक मास को आपको याद रखना है, क्योंकि याद रखने से ही उस पर काम चल पाएगा, अन्यथा आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है हमारी केमिस्ट्री में। तो आप इन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद कर लीजिए। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिल्वर, गोल्ड, लिथियम, बोरॉन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, मरकरी, लेड। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको याद करना है। कैसे याद करना है मैंने बताया। हाइड्रोजन की तरफ चलिए तो याद करेंगे हाइड्रोजन 1, 1। पहले जिसका सिंबल दिया है उसका नाम बोलेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर बोलेंगे, फिर उसके बाद एटॉमिक मास बोलेंगे। जैसे कार्बन में आते हैं
कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 919, सोडियम 1123। इस तरह से सभी को याद करना है और इन सबको अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको याद करने की कोशिश करें। याद करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन 11, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714। तो इस तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि ये याद हुआ है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि आपको याद होने की शुरुआत हो गई है और इनकी क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता है, इनके बारे में हम आगे बातें करते हैं। चलिए हम समझे मॉलिक्यूल क्या है। मॉलिक्यूल हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक एटम के मिलने से जो संरचना बनती है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एटम प्लस एटम इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूल। ऊपर एग्जाम्पल लिखा है ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू O2 मॉलिक्यूल। मतलब ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू O2 मॉलिक्यूल। इसी तरह से हम नीचे देखें, एटॉमिक मास हमने ऑक्सीजन का बताया था 16, आपने याद किए थे 816, ऑक्सीजन 816, तो 16 उसका एटॉमिक मास है। तो O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ज़रा देखें। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो दोनों ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 16 प्लस 16 इज इक्वल टू 32, यानी कि O2 मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होगा 32 AMU या U। AMU का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट, U यूनिफाइड यूनिट। देखिए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर मास को हम m से डिनोट करते हैं। हमने लिखा है m इज इक्वल टू सिग्मा a। सिग्मा मतलब होता है सम ऑफ, यानी m इज इक्वल टू सम ऑफ a। a मतलब जानते हो एटॉमिक मास यानी परमाणु भार। तो इसका मतलब हुआ अणु भार बराबर परमाणु भारों का योगफल, यानी किसी अणु में उसके परमाणु भारों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसका अणु भार ज्ञात हो जाएगा। तो देखें एग्जाम्पल, हमने अभी ऑक्सीजन का एग्जाम्पल बताया था, तो कैसे होगा O2 अणु का अणुभार, जिसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं m ऑफ O2। m कैपिटल में बड़ा लिखा हुआ है और साइड में छोटा सा O2 लिखा हुआ है। तो हम इतने लंबे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं होगी कि O2 का अणुभार, इसे हमने शॉर्ट में लिखा m ऑफ O2, यानी कैपिटल M और उसके साइड में O2। m ऑफ O2 इज इक्वल टू 16 इंटू 2। 16 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और दो ऑक्सीजन होने की वजह से इंटू 2। तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32, यानी कि ऑक्सीजन का अणुभार होगा 32 AMU। अब हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है O3। m ऑफ O3 इज इक्वल टू 16 इंटू 3, यानी कि 48 AMU। इसका अणुभार होगा 48 AMU। इसके बाद देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल, CO2 का अणुभार। तो हमने यहाँ पर देखा CO2 में एक कार्बन और दो ऑक्सीजन परमाणु में आपस में जुड़ी हुई हैं। तो m ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू, हमने लिखा है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ C प्लस एटॉमिक मास ऑफ O इंटू 2। तो C एक बार है इसलिए किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, और ऑक्सीजन 2 है इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसके परमाणु भार को। तो देखो AC हुआ 12, यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 इंटू 2। तो 12 प्लस 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 32, यानी कि 44, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार होगा 44। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एसिटिक एसिड का अणुभार। तो एसिटिक एसिड का अणुभार कैसे निकालेंगे? इसमें कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 4 और ऑक्सीजन है 2। तो हमने कार्बन के परमाणु भार को 2 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन के परमाणु भार को 4 से गुणा करेंगे और ऑक्सीजन के परमाणु भार को 2 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हुआ 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 2, यानी कि 14 प्लस 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 60।
तो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH का अणुभार होगा 60 यानी कि 60। हम परमाणु भार का उपयोग प्रतिशत संगठन ज्ञात करने में करते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन यानी किसी मॉलिक्यूल में हम परमाणु भार का उपयोग किसी कंपाउंड में उसके प्रतिशत संगठन यानी कि परसेंटेज कंपोजिशन को ज्ञात करने के लिए करते हैं। यानी किसी कंपाउंड में किसी तत्व का कितना प्रतिशत द्रव्यमान है इसे पता लगाते हैं। तो हम नॉर्मली जानते हैं एक फार्मूला, परसेंटेज इज इक्वल्स टू x इंटू 100/T। तो इस फार्मूले को हमने किसी तत्व का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। तो हमने लिखा फार्मूला है तत्व का प्रतिशत यानी एलिमेंट का परसेंटेज इज इक्वल्स टू तत्व का कुल भार इंटू 100/अणुभार। यानी उस कंपाउंड में उन तत्वों का प्रतिशत क्या है वो पता लगाते हैं। तो इसको हमने शॉर्ट में लिखा है परसेंटेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ A इंटू 100/m। देखें एक एग्जाम्पल है CO2 में C का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम उसका अणुभार ज्ञात कर लेते हैं, CO2 का अणुभार। तो CO2 का अणुभार होगा 12 + 32 = 44। हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कार्बन का परसेंटेज इज इक्वल्स टू, हम इसमें मानेंगे कि कार्बन 12 ग्राम है यानी 12 × 100 बाई टोटल हमारे पास क्या होगा यानी अणुभार होगा यानी मॉलिक्यूलर मास होगा। उस मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं तो होगा 12 × 100/44 यानी कि इसका परसेंटेज आ जाएगा 27.27%। तो ऑक्सीजन का परसेंट ज्ञात करना है। यहाँ पर दो ही तरह के एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। जो फाइनल में लास्ट एलिमेंट बच जाते हैं उसके परसेंटेज निकालने के लिए जिनका परसेंटेज निकल गया है 100 माइनस उस परसेंटेज से माइनस कर देते हैं। तो हमें जैसे ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या पता लगाना है, तो कार्बन का हो चुका है तो टोटल है 100 में हमने कार्बन के परसेंटेज को माइनस कर दिए यानी 100 माइनस 27.27 तो हमें मिल गया 72.73%। एसिटिक एसिड में उनके घटक तत्वों का प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जैसे कि इसका है CH3COOH। तो इनका मॉलिक्यूलर मास हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था। तो कार्बन का यहाँ पर मास होगा 24, हाइड्रोजन का होगा 4 और ऑक्सीजन का होगा 32। तो इस तरह से इसका टोटल अणुभार हो गया 60। तो कार्बन का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कार्बन का प्रतिशत बराबर कार्बन का कुल द्रव्यमान यहाँ पे है 24 × 100/60। तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज निकल गया 40। इसी तरह से हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा? हाइड्रोजन का परसेंटेज इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन का है यहाँ पर द्रव्यमान 4 × 100/60 यानी कि 6.66%। अब ऑक्सीजन का परसेंटेज बच गया तो हम क्या करेंगे, ऊपर हमने कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्ञात किए थे, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 46.66%। तो 100 से उसको माइनस कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 53.33%। यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज हमें पता चल गया कितना है 53.33। इस प्रकार एसिटिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज है 40%, कार्बन, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.33%। तो आज की क्लास में मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास की क्या आपको आवश्यकता है, इसके आधार पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं। इसका पूरी केमिस्ट्री में यूज़ होगा, तो आप कोशिश करिए कि इनको याद रखें क्योंकि इसका कोई दूसरा सिस्टम नहीं हो सकता है।